हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र हमारा विषय है, जिसका चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया है। अध्याय नंबर 3, हमें संसद क्यों चाहिए। इस अध्याय नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग और उनके प्रतिनिधि। लोग मतलब होता है जनता और प्रतिनिधि मतलब होता है जो जनता जिसको चुन करके भेजे। तो जनता जिनको चुन करके भेजती है उनके बारे में समझेंगे और लोगों के बारे में समझेंगे। लेकिन देखा जाए तो दोनों की दोनों चीज़ें कहाँ होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर लोग स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जहाँ लोग स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजें, यानी जो सरकार बनेगी उसको लोग स्वयं वोट देकर चुन रहे हैं, तो ऐसी जगह पर हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ऐसी सरकार को हम लोग बोलेंगे लोकतांत्रिक सरकार, या ऐसे देश को हम लोग बोलेंगे लोकतंत्र। तो ये लोकतांत्रिक देश सरकार जो होती है, इसका मेन उद्देश्य या प्रमुख बिंदु क्या है? लोकतांत्रिक सरकार मतलब लोगों के द्वारा बनाया गई सरकार या लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र, यही तो बोलते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि लोकतांत्रिक सरकार में सबसे अहम बात क्या है? सबसे अहम बात है कि सरकार तभी बनती है जब लोग खुद सरकार चुने। इसका मतलब लोगों की सहमति सरकार में होना बहुत ज़रूरी है। तो सहमति के द्वारा ही लोग सरकार बनती है। तो कह सकते हैं कि सहमति का विचार ही लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। लोकतंत्र आगे तभी तो बढ़ेगा। प्रस्थान बिंदु मतलब लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की सहमति ज़रूरी है। और वो सहमति लोग कैसे देते हैं? आप खुद सोचिए ना, लोग हर 5 साल में सरकार को सहमति कैसे देंगे? अपना वोट डाल करके। हम लोग वोट डाल सकते ना, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान के द्वारा हम सरकार को सहमति देते हैं। अब सहमति का मतलब क्या होता है? सहमति का मतलब होता है हमारी चाह, हमने जिस सरकार को चाहा बनाना उसको ही हम लोग वोट दे रहे हैं। हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ हमारी स्वीकृति, हमने स्वीकार किया है कि ये सरकार अच्छी है और हम इसको बनाना चाहते हैं, ये स्वीकार किया है। साथ ही साथ हमारी हिस्सेदारी मतलब लोकतंत्र में लोगों की हिस्सेदारी से मतलब क्या है? सरकार जब बनेगी, सरकार जो भी फैसला लेगी उस फैसले में हमारी हाँ होनी चाहिए। और हमारी डायरेक्ट हाँ तो नहीं होती। क्या सरकार कोई कानून बनाने से पहले आपसे पूछती है? आपसे डायरेक्ट तो नहीं पूछती है, लेकिन आपने जिन लोगों को चुनकर भेजा उन लोगों से तो पूछ रही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई क्षेत्र है ना, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हो, चाहे आप भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, दिल्ली, मुंबई कहीं भी रहते हो। मान लो भोपाल की बात कर लेते हैं। भोपाल शहर में रह रहे हो और भोपाल शहर में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जैसे यहाँ की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद जो यहाँ की लोकसभा की हैं, साध्वी प्रज्ञा जो है वहाँ की सांसद है। अब साध्वी प्रज्ञा बैठेगी कहाँ पर? लोकसभा में बैठेगी। लोकसभा में सरकार बना रही है, कोई कानून बना रही है। अब आप चाहते हैं कि कानून में हमसे तो पूछा ही नहीं, लेकिन आपसे नहीं पूछा, इसका मतलब क्या है? आपने जिनको चुन कर के भेजा वो तो बैठा था ना वहां पर, उसने तो वोट दिया ना। इसका मतलब उसकी सहमति आपकी हिस्सेदारी है। इसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमारे देश में लोकतंत्र कैसा है अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। हर कानून के लिए जनता से वोटिंग थोड़ी करवा सकते, इसलिए कानून में जो लोग वोट करते हैं हमारी तरफ से, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारी हिस्सेदारी है कानून में। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। लोगों का निर्णय लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। मतलब लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? लोगों का निर्णय मतलब किसको सरकार बनाना है, हर 5 साल में किसको वोट देना है। तो लोगों के द्वारा लिया गया फैसला लोकतांत्रिक सरकार बनाता है। अगर लोग फैसला नहीं लेंगे तो लोकतांत्रिक सरकार नहीं बन सकती। या ऐसा कहूँ कि अभी हमारा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये सरकार ऐसा कानून बना दे कि अगला जो चुनाव होने वाला है इसमें लोग वोट नहीं डालेंगे। क्या ऐसा कानून बना सकता है? वैसे तो ऐसे कानून लागू ही नहीं हो पाएंगे। मान लो फर्ज करो कि ऐसा कानून भी बना दिया कि अगले चुनाव में, मोदी साहब का जब भी चुनाव होगा 2024 में, अगले लोकसभा चुनाव में लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या सोचोगे? फिर आप सोचोगे यार फिर कैसी सरकार बनेगी? तो वो कैसी भी सरकार बनो, लेकिन वो लोकतांत्रिक सरकार तो नहीं बनेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार का मेन उद्देश्य यही है, उसके पीछे की जो शक्ति है वो क्या है? लोग खुद चुने। जब तक लोगों का निर्णय नहीं होगा तब तक लोकतांत्रिक सरकार नहीं बन पाएगी। इसका मतलब लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करता है। बहुत सिंपल सी बात थी दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या हुआ।
लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है। अब समझते हैं कि लोग और उनके प्रतिनिधि वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें छोटी सी चीज़ मैंने उठाई है इसमें से, उसका नाम है लोकतंत्र का उद्देश्य। लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र के पीछे यही सोच रहती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र का मेन उद्देश्य है लोगों की ज़रूरतों को देखना, लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति करना या ज़रूरतों को ध्यान में रख करके कानून बनाना। सरकार जो भी कानून बनाती है, अच्छा लोगों को परेशानी, मान लो किसी चीज़ से, लोगों को कोई चीज़ चाहिए, लोगों को घर चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, लोग गरीबी कम करना चाह रहे हैं। अब लोगों की आवश्यकता कुछ और है और आप क्या कर रहे हो? मोबाइल बांट रहे हो। एक स्कीम ला दी कि ऑल इंडिया में हम लोग सभी लोगों को मोबाइल बांटेंगे। क्या मोबाइल बांटने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या मोबाइल बांटने से गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या मोबाइल बांटने से किसी का घर बन जाएगा? तो सरकार को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। तो लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोकतंत्र के पीछे एक ही सोच रहती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है हमारे देश में। तो नागरिकों के बारे में ही सोचते हैं लोकतंत्र में। क्या प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं नेपाल के देश के लिए ये करूँगा, मैं श्रीलंका के लिए ये करूँगा, मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए ये करूँगा? क्या कभी ऐसा बोला है? हमेशा प्रधानमंत्री की स्पीच में आपने सुना होगा कि मैं भारत के लोगों के लिए ये स्कीम लेकर के आया हूँ, मैं अपने देशवासियों के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने देशवासियों के। इसका मतलब लोकतंत्र के पीछे एक ही सोच है कि नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी लोगों के बारे में भी सोचना नहीं है, केवल हमारे देश के लोगों के बारे में सोचना है, क्योंकि हमारी समस्याएं बहुत हैं। सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होना चाहिए। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है दोस्तों जब आपकी सरकार में आस्था हो। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है दोस्तों जब सरकारी संस्थान, जितने भी हमारे ऑफिस वगैरह हैं, जिसमें भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन लोगों में आस्था होना चाहिए। तो लोकतंत्र का उद्देश्य ये भी है कि इतना अच्छा सरकार बने, या लोकतंत्र का उद्देश्य ये भी है कि इतनी अच्छी सरकार होना चाहिए जो लोगों के मन में ये विश्वास पैदा करे कि सरकार अच्छी है, लोगों के मन में ये विश्वास करे कि करप्शन देश में नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, कम कर दिया बिल्कुल सरकार ने, और हमारी आस्था उन सरकारी अधिकारियों पर हो। अभी सब लोग जो है सरकार को भला बुरा कहते हैं, कुछ लोग तो यहाँ तक कि गालियाँ भी देते रहते हैं। बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों के ऊपर लोग जो है भड़क जाते हैं। कई बार ऐसे वाक़ये भी देखे गए लोग जहाँ पर लोगों ने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर हाथापाई भी की है। लेकिन दोस्तों ये वे अपना काम कर रहे होते हैं। जब तक हमारी आस्था सरकार और सरकारी संस्थानों में काम कर रहे सभी लोगों पर नहीं हो जाती, तब तक लोकतंत्र सफल ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक मिलजुल के काम नहीं करेंगे, जनता और सरकार मिलकर काम नहीं करेंगे, लोकतंत्र सफल कैसे होगा। तो लोकतंत्र का जो एक दूसरा उद्देश्य है वो क्या है, लास्ट वाला लाइन फिर से पढ़ता हूं मैं। सिद्धांत स्तर पर मतलब, इसका मतलब हमारे अंदर ये भावना होना चाहिए, सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होना चाहिए। अगर ये आस्था होगी तभी तो लोकतंत्र अपना काम करेगा, यानी लोकतंत्र जो है निर्मित हो जाएगा। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए ये आस्था जरूरी है। सरकार में विश्वास नहीं होगा तो फिर ब्रिटिश सरकार में और हमारी सरकार में फ़र्क क्या हुआ। हमें मोदी पे विश्वास है ना। अभी लोग आप जनता की राय जानोगे कि आपको मोदी पसंद है कि नहीं पसंद है, अच्छा काम कर रहा है, अगली बार वोट दोगे, हाँ देंगे। ये क्या है, ये आस्था है, ये विश्वास है। सरकार के ऊपर सैद्धांतिक रूप पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। हर बार विश्वास नहीं करेंगे या सरकार ऐसी नहीं हो पाएगी तो कैसे काम चलेगा। आज तो बहुत जागरूक हो गए लोग, आजकल लोग बहुत जागरूक है, इसलिए इतने समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। संसद तथा प्रतिनिधि क्या होता है। अरे जो संसद बनती है वो किससे बनती है, संसद बनती है लोकसभा और राज्यसभा से। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा किससे बनती है, लोकसभा और राज्यसभा में अगर लोग जाएंगे नहीं तो खाली पड़ी रहेंगी ना। लोकसभा और राज्यसभा बनती है उन सांसदों से जो हमारे प्रतिनिधि हैं, इसलिए इसको मैंने नाम दिया है संसद तथा प्रतिनिधि। व्यक्ति सरकार को मंजूरी कैसे देता है, कौन सी सरकार बनेगी ये हम लोग तय करते हैं, लेकिन ये मंजूरी हम कैसे देते हैं, चुनाव के द्वारा मंजूरी देते हैं कि हमने हमारी सरकार चुनी है, अब सरकार जो फैसले लेगी हम लोग उसको स्वीकार करते हैं क्योंकि सरकार में हमारी आस्था है। हो सकता है सरकार के कुछ फैसले देखने में सुनने में हमें अच्छे नहीं लग रहे हो, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है भविष्य में वो काम अच्छा हो जाए।
हो भी सकता है सरकार का पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ाने पर लोग भले चिंतित हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे सरकार का कुछ और मोटिव भी है। अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार लगातार पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ा रही है तो हमको लगता है सरकार सही नहीं है, लोग गरीब लोग क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। तो सरकार ये कहना चाह रही है कि जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे तो पेट्रोल क्यों खरीद रहे हो, आप क्या करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जाओ ना, सीएनजी की तरफ जाओ ना। जब आपका ध्यान दूसरी ओर करना है तो ज़बरदस्ती उसको महंगा करना भी पड़ता है, तभी तो लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर जाएंगे। उनको लगेगा जब तक आपको पेट्रोल महंगा नहीं लगेगा तब तक आप दूसरा ऑप्शन पे क्यों जाएंगे। सरकार ने बोला पहले तो कि इलेक्ट्रिक वाहन पर जाओ 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 जाओ, लोग जा ही नहीं रहे। जब पेट्रोल कम था तो लोगों को बहुत बोला, लेकिन लोग खरीद ही नहीं रहे थे। उन्होंने क्या बोला, एक काम करो, इसको बढ़ा दो, इसको सस्ता कर दो। जब लोगों के मन में ऑप्शंस आएगा कि यार ये इलेक्ट्रिक वाहन कितना सस्ता और कितना अच्छा पड़ रहा है, हमारा पेट्रोल बचा देता है, तो लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार खरीदना शुरू कर दिए। कितना अच्छा सरकार का मोटिव उसके पीछे ये था। हालांकि सरकार को गरीब लोगों को ध्यान रखना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा पैसा लोगों का लगता है पेट्रोल में, लेकिन फिर भी अगर इस तरफ ध्यान दे थोड़ा सा सरकार, हो सकता है कि इस वजह से प्राइस बढ़ा रही है। सरकार के द्वारा लिए गए कुछ फैसलों का कुछ अलग ही मतलब होता है, वो जनता को कई बार समझ में नहीं आता, इसलिए जनता गलत फैसला ले लेती है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। संसद में जो लोग बैठते हैं ना, लोकसभा में जो लोग बैठते हैं, वहाँ जो लोग जाएंगे उन प्रतिनिधि का चुनाव खुद कौन कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। इन प्रतिनिधियों का समूह ही संसद कहलाते हैं। सभी प्रतिनिधि मिलकर के संसद कहलाते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि से बनती है लोकसभा या राज्यसभा, ये सब मिलकर के क्या कहलाएंगे, संसद कहलाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर लोकसभा चुनाव तो लोकसभा चुनाव तो बहुत आसान है, हमने देखा भी है, सुना भी है कि लोकसभा चुनाव में मोदी साहब बन गए ये वगैरह। लेकिन राज्यसभा चुनाव क्या होते हैं, क्या राज्यसभा चुनाव में आम आदमी वोट करता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में आम आदमी बिल्कुल वोट नहीं कर सकता। राज्यसभा के लोग भी सांसद ही कहलाते हैं, वो भी संसद में बैठते हैं, लेकिन संसद के इस निर्माण में, राज्यसभा के इस निर्माण में लोगों की भूमिका नहीं होती। यहाँ पर कौन वोट देते हैं दोस्तों, आपने याद रखा होगा, आप एमएलए चुनते हैं, हम लोग विधायक बनाते ना, आपके एरिया का जो विधायक होता है ना, वो राज्यसभा के सांसद को वोट डालता है। यानी आपने जिसको चुना उसने किसी और को चुना। तो कुल मिलाकर के हमारी हिस्सेदारी है कि नहीं उसमें, तो हमारी हिस्सेदारी राज्यसभा के चुनाव में भी तो है। तो इस प्रकार से राज्यसभा के चुनाव इनडायरेक्ट होते हैं, तो वो सारे लोग मिलकर के क्या कहलाते हैं, संसद कहलाते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है तथा मार्गदर्शन भी करती है। संसद क्या करती है, सरकार को नियंत्रित तो करती है और साथ साथ सरकार का मार्गदर्शन भी करती है। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। दो चीज़ यहाँ पर दे रहा हूँ, एक तो मैं बोल रहा हूँ संसद और दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ सरकार। संसद और सरकार एक नहीं होता, अलग अलग होता है दोस्तों, है ना। जब संसद बोलता हूँ तो अलग चीज़ है, सरकार बोलता तो अलग चीज़ है। क्या होता है, संसद में सभी पार्टी के लोग बैठते हैं। ये मान लो लोकसभा बैठी हुई है आपकी ना, संसद लोकसभा बैठी हुई है। इस लोकसभा में मान लो ये वाला जो दल है, ये बीजेपी वाला सरकार वाला दल है, जिनकी सरकार है बीजेपी वाला, बहुमत वाला दल है। बाकी यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए जिनके पास कुछ सीटें हैं, और फिर कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर इनके साथ में जिनके पास कुछ सीटें हैं अलग अलग, और फिर अपोजिशन की बारी आती है, यहाँ पर अपोजिशन बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ और अलग अलग डिफरेंट पार्टियाँ आती हैं जो यहाँ पर बैठती है, अलग अलग पार्टी है, कुछ वोट यहाँ पर। तो कुल मिला के क्या है, एक ही संसद में अलग अलग दल के लोग बैठे हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें जिसके पास है उसकी सरकार बनेगी। जैसे बीजेपी है दोस्तों, ये बीजेपी है आपकी, ये बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा सीटें होती है संसद में, लोकसभा में, तो बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। तो संसद तो इस पूरे को बोलेंगे, लेकिन सरकार केवल उस पार्टी को बोलेंगे। अब उस पार्टी को भी पूरा नहीं बोलते हैं। मान लो इस बीजेपी की पार्टी के टोटल 350 लोग संसद में हैं, लोकसभा में हैं। अब 350 लोग को सरकार कभी नहीं बोलते। सरकार किसको बोलते हैं, इन 350 में से एक बनता है पीएम, बाकी बनते हैं मंत्री। मान लो मंत्रियों की संख्या 70 लोग मंत्री बने हैं ना, और एक पीएम, 71 लोग बन गए। तो ये 70-71 लोग मिलकर के ही बनाते हैं सरकार। सरकार हम इसको बोलते हैं। तो सरकार क्या करती है, काम करवाती है। मंत्री क्या करते हैं, काम करवाते हैं। लेकिन संसद के जो दूसरे सदस्य हैं ना, बाकी बैठे हुए सामने वाले, ये इनसे पूछते हैं प्रश्न। संसद में क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, तो इनसे प्रश्न पूछते हैं कि बताओ आपने क्या काम किया, बताओ आपने क्या काम किया।
संसद के द्वारा सरकार पर, उनके कामकाज पर पैनी नजर रखी जाती है। तो इसको मैं ये बोल सकता हूं ना कि संसद सरकार को नियंत्रित करती है और साथ साथ सरकार को अच्छे काम करने के लिए बोलती है। ये जो अपोजिशन वाले होते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा राहुल गांधी चिल्ला के बोल रहे कि सरकार ये नहीं कर रही। तो राहुल गांधी साहब सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। तो संसद क्या है, सरकार पर दबाव डालती है। तो सरकार और संसद में डिफरेंस समझ में आ गया। संसद सभी नागरिकों को मिलाकर कहते हैं, सभी प्रतिनिधि को मिलाकर के कहते हैं, जो लोकसभा में बैठे हुए हैं, जो राज्यसभा में बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार केवल उसको बोलेंगे जिसको लोकसभा में बहुमत हासिल है, जो लोकसभा में 272 प्लस सीटें लेकर के आया है। जिसके पास ज़्यादा सीटें वो सरकार तो बना लेगा, लेकिन सरकार भी एक्चुअल में किसको कहेंगे, प्रधानमंत्री और उसके साथ जो मंत्री बैठे हुए हैं उन सबको सरकार बोलते हैं। उन्हीं से कामकाज के लिए तो प्रश्न पूछते हैं कि भाई बताओ आपने इस योजना में कितना लाभ दिया लोगों को। सवाल का जवाब देना पड़ेगा, ये नहीं कर सकते कि जवाब नहीं देंगे, उनको जवाब देना पड़ता है। हो सकता है कि वो कोई डेट दे दे कि मैं इसका जवाब उस दिन आके दूंगा, लेकिन देना जरूर पड़ेगा। सरकार को इनका जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको किसी को जवाब देना पड़े, इसका मतलब वो आपको नियंत्रित कर रहा है। आपको डर लगता है कि अगर मेरे से एक क्वेश्चन करने वाला है इस बात पे, तो आप हमेशा उसके लिए तैयार रहोगे। तो सरकार पर क्या होता है, नियंत्रण रखती है संसद, और मार्गदर्शन भी करती है कि आप अच्छे काम को ध्यान में रखो। समझ में आ गया आपको दोस्तों। आगे इसी में आपसे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। इसी टॉपिक में दो तीन क्वेश्चन ऐसे बहुत अच्छे पूछे गए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विधायक कौन होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, ये क्वेश्चन था उसमें। इसी टॉपिक के जस्ट पीछे क्वेश्चन दिया गया, विधायक कौन होते यानी एमएलए कौन होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, और निर्वाचन शब्द और प्रतिनिधि ये दो शब्द का उपयोग करें समझाने के लिए। आप क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन ये दिया गया था कि विधायक कौन होता है, उनका चुनाव कैसे होता है, और इसका जब आप उत्तर दोगे, अपने टीचर से चर्चा करोगे, तो उसमें दो शब्द का आना जरूरी है, निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व। इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए आप उसको बताएं। लेकिन मैंने क्या किया, उन चारों शब्दों को लिख लिया। कौन कौन से, विधायक, चुनाव, निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व, चारों का हम लोग मतलब समझ लेते हैं। पहली बात तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको, विधायक क्या होता है। विधायक क्या होता है, किसी क्षेत्र में चुनाव जीतने वाला क्या कहलाता है, विधायक कहलाता है। विधायक कब कहलाएगा, जब वो कौन सा चुनाव लड़ रहा हो, विधानसभा चुनाव में। जब वो कौन सा चुनाव लड़ रहा हो, विधानसभा चुनाव लड़ रहा हो। जब कोई व्यक्ति विधानसभा चुनाव में जीत जाता है तो जीतने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, विधायक या एमएलए कहलाता है। तो एमएलए कौन होते हैं, ये किसी निर्वाचन जो क्षेत्र होता है ना, किसी निर्वाचित क्षेत्र में जीतने वाला व्यक्ति होता है। अब निर्वाचित क्षेत्र क्या होता है, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पंजीकृत मतदाता हो। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो आपका कोई एरिया है, कोई जिला है, मान लो इंदौर जिले में कोई एमएलए की बात कर रहा हूँ मैं ना, इंदौर जिले के, और मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना बड़ा जिला है इंदौर जिला, इसमें एक विधायक को बनना है। तो इसमें जो जो लोग हैं रहने वाला, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड में लिखा हुआ उस जिले का एड्रेस डला हुआ है, केवल यही लोग वोट डालते हैं, बाकी बाहर का लोग वोट थोड़ी डालने आएगा इसमें। तो निर्वाचन क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें केवल वही लोग वोट डाल सकते हैं जो उस क्षेत्र में पंजीकृत हैं। तो निर्वाचन क्षेत्र मतलब जो उस व्यक्ति का चुनाव करने वाला है। तो क्या होता है, जनसंख्या के हिसाब से भारत में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बांटे गए। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र, 75,000 की जनसंख्या में एक विधानसभा क्षेत्र बांटा जाता है। ये बहुत पुराना आंकड़ा है दोस्तों, 1971 से चल रहा है। तो 75,000 लोगों में एक विधानसभा, कम से कम 75,000 लोगों में एक विधानसभा क्षेत्र बनता है। हो सकता है लाखों में भी चला जाए। तो 75,000 वाले लोगों का एक समूह होता है जिसमें एक विधायक बनना चाहिए। उनमें से जो जो लोग 18 से ऊपर हो गए ना, वो वोट डालते हैं। इन सारे लोगों के वोट से बनता है आपका विधायक। क्योंकि चुनाव कौन से हो रहे हैं, जब चुनाव विधानसभा के हो, यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए जब चुनाव होते हैं ना 5 साल में, तो उसमें जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। बहुत आसान था। चुनाव कैसे होता है, चुनाव में लोग भाग लेते हैं, जनता चुनाव करती है, जनता। और जहां पर जनता चुनती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष
चुनाव। इस प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता होगा? प्रत्यक्ष चुनाव में जनता सीधे वोट करती है, जिनकी एज क्या हो गई, जिनकी उम्र है 18 साल प्लस, वो इस विधायक के चुनाव में भाग लेते हैं। तो चुनाव कैसे होता है? चुनाव में जनता खुद चुनती है। और चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें होता है कि जीतता कौन है? जीत किसकी होती है? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जिसको सबसे ज्यादा, चाहे 10 कैंडिडेट खड़े हो, उसमें से सबसे ज्यादा जिसको, चाहे एक ही वोट ज्यादा क्यों ना हो, वो ही बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया का नाम भी पूछ हो सकता है, प्रक्रिया का नाम पूछना चाह रहा। चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव की प्रक्रिया का नाम मैं आपको बता दूं, उसका नाम है प्रथम खंबा छूने वाली, प्रथम खंबा छूने वाली मत पद्धति। प्रथम खंबा छूने वाली मत पद्धति। अब समझ में आ गया होगा आपको। चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता खुद चुनती है। वही लोग जीतते हैं जो उसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। और कौन भाग लेते हैं चुनाव में? 18 साल से ऊपर के सभी लोग, उसी क्षेत्र के लोग भाग लेते हैं जो उसका निर्वाचन क्षेत्र है। निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता भाग लेते हैं। लेकिन ये प्रोसेस, प्रक्रिया का नाम क्या है? उस प्रक्रिया का नाम है, प्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया का नाम है प्रथम खंबा छूने वाली मत पद्धति। दोस्तों, आपने स्कूल में कई बार दौड़ प्रतियोगिता होती होगी, उसमें कौन जीतता है? जब 100 मीटर की दौड़ होती होगी तो आपने जरूर देखा होगा, ग्राउंड में दौड़ लगवाते हैं टीचर। जब भी दौड़ होती होगी तो जीतता कौन है? जो सबसे पहले जाकर के एक खंबा या कोई चीज, एक निशान रखते हैं ना कि इसको छू के आना है, उस दीवार या उस खंबे को छूना है। तो जो सबसे तेज दौड़ करके उस खंबे को छू लेता है वो जीत जाता है। बस वहीं से प्रक्रिया उठाई गई है। प्रथम खंबा, सबसे पहले खंबा छूने वाली मत पद्धति, मतलब जो सबसे ज़्यादा वोट, उस दौड़ में सबसे ज़्यादा वोट जो हासिल लेकर के जो करे, उसको हम लोग चुनाव में विधायक बना देते हैं, वो विधायक बनता है। चाहे हो सकता है उससे पीछे वाला, कई बार होता है ना, उसेन बोल्ट दौड़ता है तो 1 सेकंड पीछे जस्ट उसके दूसरा नंबर का होता है, लेकिन जीतता कौन है? उसेन बोल्ट ही जीतेगा ना, जो दौड़ने है। उसेन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति है दोस्तों। हो सकता है कई बार हम लोग जो नाम बताते हैं वो आपको नहीं पता हो। तो दुनिया में जब दौड़ होती है ना, ओलंपिक तो सुना होगा आपने, उसमें सबसे ज़्यादा दौड़ में मेडल लेने वाला उसेन बोल्ट है, जिसका देश है जमैका। जमैका नाम के देश का है व्यक्ति। तो कुल मिला के ये कि जीतने वाला जो है वो हो सकता है उससे दूसरा नंबर वाला जस्ट उसके पीछे हो, लेकिन जीतेगा कौन? वो पहले नंबर वाला। तो कहने का मतलब भी ये है कि जो विधायक बनता है, हो सकता है कुछ विधायक 2 वोट से जीत गया, उसके जस्ट पीछे वाले को, मान लो आपको 1000 वोट मिले, उसको 998 वोट मिले, उसको भी तो 998 लोगों ने चुना है ना, लेकिन फिर भी चुनाव किसका होगा? जिसने सबसे तेज दौड़ के खंबा के तो टच किया है ना, उस दौड़ में जीतने वाला व्यक्ति दौड़ जीतता है। इसलिए इस पद्धति का नाम ऐसा कुछ रखा गया है। ठीक है। अब ये लोग जो हैं, जो जीत कर जाता है ना, एमएलए, जो एमएलए जीत करके जाता है, वो विधानसभा में क्या करता है? वो विधानसभा में बैठता है। तो विधानसभा में जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है। समझ में आ गया? मतलब अपने, अब वो क्या करेगा? उन 5 साल तक सरकार के सामने आपके क्षेत्र की समस्याओं को रखेगा। आपका प्रतिनिधि है ना वो, क्योंकि आपने चुना। तो प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? हमारा विधानसभा में विधायक करेगा, लोकसभा में सांसद करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ो दोस्तों, इसमें बहुत सिंपल सा चीज था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसमें छोटा सा रखा गया था, उसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। यहाँ पर लिखा गया था कि विधानसभा और लोकसभा में फर्क क्या है? क्या फर्क है? विधानसभा और लोकसभा में क्या फर्क है? एक तो बिल्डिंग में फर्क है कि एक बिल्डिंग जो है वो दिल्ली में रहती है और एक बिल्डिंग जो है वो किसी भी राज्य में हो सकती है। जैसे मान लो मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली की बिल्डिंग दिख रही है आपको, संसद भवन है ना, या ये यहाँ की बात कर दो, हालांकि राष्ट्रपति भवन का फोटो है, लेकिन मैं बात कर दूँ विधानसभा, ये मध्य प्रदेश की विधानसभा है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। दिल्ली और विधानसभा में अंतर क्या है, यानी जो लोकसभा है उसमें और विधानसभा में अंतर क्या है? पहली बात तो ये कि दोनों के दोनों चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होते हैं, तो ये तो समानता होगी। लोकसभा जो है लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा में,
लोकसभा का मतलब जो है कि जो लोग आपके एरिया से चुन करके जाते हैं, जिनको आप वोट देते हैं, वो लोकसभा में जाते हैं। लोकसभा के जो लोग चुने जाते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं सांसद, जबकि विधानसभा के जो लोग चुने जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विधायक। पहला अंतर, लोकसभा के सदस्यों को सांसद जबकि विधानसभा के सदस्यों को विधायक बोलते हैं, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर यह है कि लोकसभा के सदस्य में से ही केंद्र सरकार का निर्माण होता है, जबकि विधानसभा के चुनाव से राज्य सरकार का निर्माण होता है। ये अंतर हो गया। लोकसभा केंद्र सरकार का निर्माण करती है, जबकि विधानसभा जो है वो काय का निर्माण करती है, राज्य सरकार का। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता है राज्यसभा राज्य सरकार का निर्माण करती है। राज्यसभा तो देश में होती, वो राज्य सरकार का निर्माण नहीं करती है। राज्य सरकार का निर्माण विधानसभा करती है। दो अंतर हो गया। लोकसभा से में जिस भी दल को बहुमत हासिल होता है वो केंद्र सरकार बनाता है, और विधानसभा में जिसको भी बहुमत हासिल होता है वो राज्य सरकार बनाता है। और केंद्र सरकार जो बनती है उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जबकि राज्य सरकार जो विधानसभा होती है उसका प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, सरकार का प्रमुख यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये थोड़ा सा अंतर है इसमें। दोनों के चुनाव प्रत्येक 5 साल में होते हैं, दोनों में जनता के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन एक और अंतर क्या है, विधानसभा का जो क्षेत्र होता है ना, मैंने अभी आपको बताया था कि 75,000 लोगों में से एक विधानसभा का क्षेत्र बनाया जाता है। कम से कम विधानसभा का क्षेत्र छोटा होता है, लेकिन लोकसभा का क्षेत्र बड़ा होता है। 10 लाख जनसंख्या में से एक को लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा का जो व्यक्ति बनता है ना, सांसद, 10 लाख लोगों में से बनता है, जबकि विधायक कम से कम 75,000 की जनसंख्या में बनता है। तो कितना अंतर है। तो विधानसभा का क्षेत्र छोटा होता है, लोकसभा का क्षेत्र बड़ा होता है, इतना बोल सकते हैं हम लोग। यानी लोकसभा जहां लोकसभा का 1 मेंबर होगा, वहां विधानसभा के 5-6 मेंबर हो सकते हैं, 4-5 मेंबर हो सकते हैं। समझ में आ गया कोई बात। तो बहुत सिंपल सा फंडा था, एक राज्य स्तर पर होता है और एक केंद्र स्तर पर होती है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जा सकते हैं हमारी मैग्नेट ब्रेन वेबसाइट्स पर, magnetbrains.com पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलेगी 100% मुफ्त शिक्षा, और जहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियो मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको करना क्या, वहाँ पर आपको करना है कि आपको वहाँ पर CBSE हिंदी मीडियम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप CBSE हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे आपको कक्षा 8 दिखाई देगी। कक्षा 8 को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सारे टीचर दिखाई देंगे जो आपकी कक्षा 8वीं को पढ़ाने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि वॉच नाउ पर देखना है, क्लिक करना है। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करोगे आपके सामने दूसरी विंडो खुलती दिखाई देगी, जिसमें आपको टीचर और उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। वॉच चैप्टर वाइज वीडियो में जैसे आप जाएंगे यहाँ पर पाठ्यक्रम परिचय ऐसे अलग अलग चैप्टर दिखाई देंगे। इन चैप्टर में से अब आपको कौन सा चैप्टर चूज करना है ये आपके ऊपर है। जैसे आपने उस पर क्लिक किया आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी और वीडियो शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के द्वारा दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं आप, सीक्वेंस के हिसाब से आएंगे पूरे वीडियो। तो है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छा तरीका जिससे आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब होने से बचा सकते हो। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन लेकर के आया है आपके लिए 100% मुफ्त शिक्षा, जो कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है। दोस्तों ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में दी जाती हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने अनुभव शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।